निंबल न्यूज़ द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सब लोगों के सामने। उम्मीद है फैमिली अच्छी होगी और दुआ भी है अच्छी हो, अपना ख्याल रखे। आज की जो कहानी है वो अभी इसी कोरोना काल की है। जैसे कि मैं आपको याद दिला दूँ, अभी कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो मार्च से स्टार्ट हुई है। 30 मार्च तक भी कोरोना का इतना कहर नहीं था, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक से कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू किया और इसके बाद से कोरोना ऐसे बढ़ता गया कि इसने भारत की कमर ही तोड़कर रख दी और एक बार दोबारा भारत को लॉकडाउन जैसी स्थिति में पहुंचा दिया। तो थाईलैंड ये एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में मशहूर है अपने थाई मसाज के लिए। यहाँ पर बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्रियाँ मिलती हैं। लोग थाई मसाज की पढ़ाई करने के लिए पूरी दुनिया से वहाँ पर अक्सर जाते रहते हैं और पढ़ाई करने के बाद अलग अलग देश में जाके काम करते हैं और वहाँ से कुछ लोग इंडिया में भी आते हैं। इंडिया में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ऐसे ऐसे बड़े महानगरों में आकर काम करते हैं, जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं। ऐसी ही एक लड़की जो लगभग 2010 से इंडिया में काम कर रही थी, वो लगातार कभी टूरिस्ट वीज़े पर कभी बिजनेस वीज़े पर आना जाना उसका लगा रहता था। अभी लास्ट बार वो 30 मार्च को, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, उस वक्त आई थी। सूत्रों के मुताबिक उसकी उम्र अभी लगभग 41 साल की थी। उसका जो वीज़ा इंडिया में था वो लगभग 19 मार्च से लेके 9 जून तक था, यानी वो 19 मार्च से लेके 9 जून तक इंडिया में रहने के लिए आज़ाद थी। तो 30 मार्च को वो इंडिया आती है, दिल्ली में रुकती है। दिल्ली में उसके जैसी कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो उसकी दोस्त होती हैं, वहाँ के ज़्यादातर इस स्पा में वो काम करती हैं। इसी तरह ये भी यहाँ पर रुकती है, काम करती है और इसके बाद इधर उधर भी जाती है काम करने के लिए। 2-3 दिन के लिए लखनऊ जाती है और वहाँ से वापस आती है। अब क्योंकि ये 2010 से यहाँ भारत में काम कर रही थी, तो इसके कुछ दोस्त भी, कुछ जानने वाले भी थे। वो अलग अलग जगह से, लखनऊ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह हर जगह लगभग इसके जानने वाले कुछ दोस्त, कस्टमर वगैरह थे। ये स्पा में मसाज के साथ साथ कुछ और काम भी करती थी, जिसकी वजह से 27 अप्रैल और 28 अप्रैल के बीच वाली रात को ये लखनऊ जाती है। लखनऊ में एक राज्यसभा के नेता का बेटा, जी हाँ, राज्यसभा के नेता का बेटा जो बिल्डर का काम करता है, वो इसको वहाँ पर बुलाता है और सूत्रों के मुताबिक लगभग 7 लाख रुपए इसे दिए जाते हैं और वहाँ पर इसका रहने वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। जब ये वहाँ पर पहुँचती है तो जिस होटल में ये ठहरती है, वहाँ पर राज्यसभा नेता का जो बेटा था बिल्डर, वो भी लगातार उसका भी आना जाना लगा रहता है, इससे मिलना जुलना, बात करना। इसी मामले में 28 और 29 अप्रैल को इस लड़की को महसूस होता है और इसे लगता है कि शायद इसे कोरोना हो गया है, क्योंकि इसे कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और जब ये बात ये बताती है, जो भी इसके साथ के लोग थे जिन्होंने इसे बुलाया था, जब ये उनको बताती है तो वो भी डर जाते हैं। जैसा कि जब इसे पता चलता है, ये भी डरती है एक अनजान देश में, अनजान शहर में, अनजान लोगों के साथ, तो ये भी डर जाती है। लेकिन जब ये अन्य लोगों को बताती है तो वो डर जाते हैं और इसे छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरीके से अनजान शहर में अनजानों की तरह बिल्कुल लाचार बेसहारा छोड़कर, क्योंकि इमोशन और रिश्ते की तो कोई बात ही नहीं थी, सारा खेल तो पैसों का था। इस वजह से अब ये वहाँ पर परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है, क्योंकि इस वक्त कोरोना का कहर बहुत बुरी तरीके से लखनऊ के लोगों पर टूट रहा था। लखनऊ में अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, वेंटिलेटर बेड तक नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और इधर उधर अस्पतालों में धक्के खा रहे थे। ऐसे वक्त पर जबकि लोग भारत में मर रहे हैं
ऑक्सीजन के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं। इतने बुरे हालात में एक रईस ज़्यादा जो एक कॉलर को अय्याशी के लिए बुलाता है। सोचने वाली बात है कि किस कदर तक लोगों की मानसिकता गंदी हो चुकी है कि ऐसे वक्त पर जबकि दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, वो ऐसे अय्याशियों में पड़कर अपना भी और दूसरों लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने उस लड़की को बुला तो लिया, लेकिन जब उसके हालात ख़राब हुए, उसकी तबीयत ख़राब हुई, तो उसे ऐसे लाचार बेसहारा छोड़कर चले गए। वो लड़की परेशान होती है और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके कुछ दोस्त थे, कुछ जानने वाले थे, तो वो उनमें से ही अपने एक दोस्त को या जानने वाले को फ़ोन करती है जिसका नाम था राकेश, और वो रायपुर में रहता है। अब वो फ़ोन पर उसे अपनी सारी कहानी बताती है। वो उसकी पूरी कहानी वहीं रायपुर में बैठकर सुनता है और उसके बाद उसे मदद का आश्वासन दिलाता है। और वहीं पर एक उसका लोकल परिचित सलमान उससे मदद मांगने के लिए कहता है और सलमान को फ़ोन कर उसे बता देता है कि इस महिला की मदद कर दो। अब क्योंकि सलमान भी एक गाइड भी था और इस स्पा भी चलाता था, तो इसकी जान पहचान भी इस लड़की से थी, क्योंकि इससे पहले भी ये लड़की उसके पार्लर में आकर ट्रेनिंग दे चुकी थी, काम कर चुकी थी। अब वो आता है और मदद करने के लिए तैयार होता है। अब किसी तरीके से वो मेहनत मशक्क़त करके इस लड़की को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करा देता है, लखनऊ के अंदर ही। इस लड़की का वहाँ पर इलाज चलता है, अच्छी तरीके से इसकी देखभाल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे बचाया नहीं जा सका और 3 मई को इसकी मौत हो जाती है। इस कहानी की स्टार्टिंग हुई थी मार्च अप्रैल से, लेकिन इसका अंत होता है मई में। अब जब सलमान को इसके अंत का पता चलता है कि महिला की मौत हो गई है, तो वो इसके जो दोस्त थे जिनके साथ ये काम करती थी दिल्ली में, जो कुछ खास दोस्त थी इसकी लड़कियां, उन्हें फ़ोन करके बता देता है और वहाँ से फिर अस्पताल के ज़रिए लखनऊ पुलिस को भी खबर पहुँच जाती है, क्योंकि अस्पताल वाले फ़ोन कर पुलिस को बताते हैं कि इस तरीके से एक विदेशी नागरिक है जिसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई है और उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया है। लखनऊ पुलिस को जब इस चीज़ की बारे में पता चलता है तो वो थोड़ी सी छानबीन अपने स्तर पर शुरू करती है। छानबीन के बाद उन्हें होटल का पता चलता है और उसके बाद सलमान का पता चलता है। तो सलमान से बातचीत करने के बाद दिल्ली में स्थित थाईलैंड एम्बेसी को इस चीज़ की सूचना दी जाती है। थाईलैंड एम्बेसी उसके पासपोर्ट के बिहाफ पर, उसकी डिटेल्स के बिहाफ पर उसकी फैमिली वाले को खोजते हैं और उन्हें इस चीज़ की सूचना देते हैं। अब जब फैमिली को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो इनसे आग्रह करते हैं कि बॉडी को वापस थाईलैंड भेज दिया जाए ताकि वो उसका अंतिम दर्शन करके अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थी लड़की और कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से लाश को भेजा भी नहीं जा सकता था, तो इस वजह से वो सारे फैमिली मेम्बर थाईलैंड में बैंकॉक में मिलकर आपस में बात करते हैं और उसके बाद एम्बेसी को इस चीज़ की सूचना देते हैं। एम्बेसी के थ्रू लखनऊ पुलिस को ये बताया जाता है कि इस लड़की का अंतिम संस्कार यहीं पर कर दिया जाए, इसके धार्मिक रीति रिवाज को पूरा करते हुए। और इस लड़की की फैमिली जो कि थाईलैंड में बैंकॉक में रहती थी, वो एक चीज़ का आग्रह करती है, क्योंकि गाइडलाइंस के मुताबिक न लाश को थाईलैंड लेकर जाया जा सकता और ना वहाँ से लोग इंडिया आ सकते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए आग्रह करते हैं कि जब इसका अंतिम संस्कार किया जाए तो उस चीज़ को लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए उन लोगों तक पहुंचाया जाए, उन लोगों को दिखाया जाए। पुलिस इनकी ये बात मान लेती है और एक पुलिस अफसर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो पूरी स्ट्रीमिंग करके सारी की सारी कार्यवाही उन लोगों तक दिखा दी जाए। और ये तय होता है कि ये सारी कार्यवाही, उस लड़की का अंतिम संस्कार सलमान की मौजूदगी में ही होगा। इसके बाद लखनऊ पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है और लगभग बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बात जितनी सीधी अब तक लगी, असल में उतनी सीधी है नहीं, क्योंकि विवाद इसके बाद से ही शुरू होता है। ये बात हवाओं में उड़ती है, लखनऊ में फैलती है, तो धीरे धीरे इस पर चर्चा होती है, लोग इस पर बात करना शुरू करते हैं
और लोगों की मांग होती है कि राज्यसभा के नेता के बेटे पर एफआईआर की जाए, मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने इस लड़की को बुलाकर अय्याशी की ऐसे वक्त पर, और जब वो परेशानी में थी, बीमार थी, तो उसको लाचार छोड़ दिया। अब क्योंकि मामला बड़े नेता के बेटे से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे पहले तो दबाया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह इस चीज़ पर ट्वीट कर देते हैं और वो ट्वीट में सारी चीज़ें बता देते हैं। वो उस राज्यसभा नेता का नाम भी बताते हैं और उनके बेटे की करतूत भी बताते हैं, और वो चैलेंज करते हैं यूपी पुलिस को कि वो इस पर कार्रवाई करके दिखाए। इसके बाद में राजनीति शुरू हो जाती है और ये मामला तूल पकड़ने लगता है। मामला जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पुलिस पर दबाव भी बढ़ता जाता है, और दबाव में आकर फिर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर इसकी जांच का आदेश देते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ पूर्व पुलिस अफसर भी इस चीज़ के लिए सहमत होते हैं कि हाँ, इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कई मामलों में कई धाराओं का उल्लंघन किया है। और इसके बाद से एक पुलिस अफसर को इस चीज़ की जिम्मेदारी दे दी जाती है और जांच शुरू करवा दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि होटल की बुकिंग किसने की थी, इसका पता किया जाए, पेमेंट किसने की, इसका पता किया जाए, राकेश का क्या रोल है इसमें, जो उसका दोस्त था रायपुर में, उसका रोल पता किया जाए, सलमान का क्या रोल है उसका पता किया जाए। और पुलिस इसमें इस लड़की के जो दिल्ली स्थित दोस्त थे, खास दोस्त थे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लड़की 30 मार्च से 2 मई तक कहाँ कहाँ गई, किस किस से मिली थी, कौन कौन इसके कांटेक्ट में था। क्योंकि जो भी इसके कांटेक्ट में आया होगा, उम्मीद है कि शायद वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया होगा और वो कोरोना फैला सकता है, इसलिए पुलिस उसको ढूंढ रही है, जो भी इसके संपर्क में आया था। और हालांकि जब जांच शुरू होगी तो इतनी मुश्किल कोई जांच है नहीं, क्योंकि जब सीसीटीवी, होटल के सीसीटीवी देखे जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, होटल की एंट्रीज देखी जाएंगी, पेमेंट किसने की थी, बुकिंग किसने की थी, तो सच तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो इस बात को लेकर सोचने के लिए हमें मजबूर करती है कि एक ऐसे वक्त पर जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, लोग ऑक्सीजन के लिए धक्के खा रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, लोग बेडों के लिए तड़प रहे हैं, लोग लाशें नदियों में तैरती हुई पाई जा रही हैं, शमशान घाट में, कब्रिस्तान में दबाने के लिए उन्हें जगह नहीं है। ऐसे वक्त पर एक रईस ज़्यादा एक लड़की को बुलाकर अय्याशी करता है और फिर उसे बीमार होने पर उसे लाचार हालत में छोड़ दिया जाता है। क्या ये इंसानियत है? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें इंसानों पर शोभा देती हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम फिर कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। मास्क को लगा कर रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। और जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो वो प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें, और वक्त आने पर अपनी वैक्सीन की डोज भी ज़रूर लगवाएं। और अपना और अपने फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा। धन्यवाद।